नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हवा में एक मीठी सी धुन गूंजने लगी। बच्चे ने हाथ बढ़ाया। ये मेरी माँ की बांसुरी थी। क्या तुम इसे बजा सकते हो? उसने सिर हिलाया। मैंने बांसुरी उसे दी। जैसे ही उसने उसमें फूंक मारी, सारी स्कूल की दीवारें थरथरा उठी। साया चीख उठा, नहीं, ये धुन मुझे बांध देगी। तेरा अंत नहीं है, तुझे सिर्फ अलग होना है, मैंने कहा। बच्चा बजाता रहा, आंखें बंद कर लीं, और फिर साया जो उसकी पीठ पर था धुएं में बदल गया। हवा में एक तेज झटका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। बच्चे ने बांसुरी मेरी ओर बढ़ाई। अब ये तुम्हारी है, अब तुम मेरी मां की आवाज हो। मैंने कांपते हाथों से बांसुरी ली। डिब्बे में वो आखिरी तस्वीर अब गायब हो चुकी थी। बक्सा बंद हुआ और उसकी लकड़ी अब गर्म महसूस हुई, जैसे उसने सब कुछ समेट लिया हो। मैंने सोनू की ओर देखा। वो अब भी खड़ा था, मगर उसकी आंखें भर आई थीं। अब क्या? उसने पूछा। अब हम सिलीगुड़ी की ओर वापस चलते हैं। सफर पूरा हुआ। सब खत्म? नहीं, शायद अब शुरू। बक्सा अब शांत था। कोई तस्वीर नहीं बची थी, कोई आत्मा नहीं, कोई चेहरा नहीं। फिर भी जब मैं ट्रक में बैठा और आंखें बंद की, तो लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाकर कहा, अब तेरा फर्ज शुरू हुआ है। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ट्रक अब सीधा जा रहा था, सिलीगुड़ी की ओर। सोनू खामोश था। वो उस स्कूल वाले बच्चे की तरह ही कुछ कुछ बदल चुका था। आंखों में अब डर नहीं, कोई संवेदनशील मौन था, जैसे सब कुछ देख चुका हो, समझ चुका हो। हमने रास्ते में रुककर एक छोटा सा भोजन किया। उबला चना, आलू और चाय। एक बुढ़िया जो पास में बैठी थी, उसने हमारी तरफ देखते ही कहा, तुम लोग उस घाटी से होकर आए हो? मैंने चौंक कर पूछा, कैसी घाटी? जहां पत्ते उल्टा हिलते हैं, जहां हवा कभी एक समान नहीं चलती, जहां इंसान के पांव से ज्यादा उसकी परछाई चलती है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरी जेब की तरफ इशारा किया। वो बांसुरी मत बजाना। मैंने तुरंत जेब को टटोला। हाँ, बांसुरी वहीं थी। ये आप कैसे जानती हैं? जिस दिन मेरी बेटी की आत्मा इसी घाटी में बंधी थी, उसने भी एक आदमी से ऐसी ही बांसुरी ली थी। फिर उसने वो फूंकी और फिर वो चुप हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर उसकी आवाज अब भी वहां गूंजती है। मेरी सांसें रुक गईं। हमने विदा ली और ट्रक फिर आगे बढ़ा। अब हम सिलीगुड़ी से कुछ किलोमीटर पहले एक मोड़ पर पहुंचे थे। वही घाटी जो लोक कथाओं में गूंज घाटी के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते हैं, अगर कोई यहां अपना नाम पुकारे तो उसका जवाब कभी खुद उसकी आवाज में नहीं आता, बल्कि उस आवाज में आता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। मैंने ट्रक स्लो किया। सामने बोर्ड पर लिखा था, आगे गूंज घाटी, ध्वनि यहां स्थायी नहीं रहती। सोनू ने मुझसे पूछा, भैया, क्या अब भी उस बक्से में कुछ बाकी है? मैंने कहा, बक्सा अब सिर्फ एक बक्सा नहीं रहा, अब ये किसी और की कहानी है, शायद हमारी भी। रास्ता बहुत संकरा था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ से लटकते पेड़। और तभी हमारे ट्रक के सामने एक और ट्रक खड़ा था। सड़ा गला, टूट चुका। उसके दरवाजे हवा में फड़फड़ा रहे थे, मगर अंदर कोई बैठा नहीं था। मैंने ट्रक रोका और उतरकर आगे बढ़ा। सामने ट्रक की ड्राइवर सीट पर खून के धब्बे थे, मगर कोई शरीर नहीं। हवा में जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। मैंने पलट कर देखा। सोनू कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो ट्रक हमारा है, वो चिल्लाया। क्या बकवास कर रहा है? मैं कह रहा हूं, भैया, वो नंबर प्लेट देखो, WB74C 2011, ये हमारा नंबर है। मैं दौड़ा। वाकई वही नंबर, मगर हम तो अभी ट्रक में आए हैं। ये कैसे हो सकता है? सामने लगे शीशे में मेरी ही परछाई थी, मगर उसमें मेरी जगह कोई और था। वो इंसान मैं नहीं था। माथे पर गहरा कटा हुआ निशान, दाढ़ी उलझी हुई और आंखें लाल जैसे जल रही हों। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब खोली, सब गायब। वो ट्रक नहीं था, वो नंबर प्लेट नहीं थी, बस मेरा ट्रक और मैं। मैंने खुद से कहा, ये घाटी
जो दिखा रही है वो सच नहीं, वो शायद संभावना है। अगर हम रुक गए, अगर हमने डर को सच मान लिया, तो शायद वही हकीकत बन जाएगा। मैंने गियर बदला और तेजी से घाटी पार की। पर अब ट्रक में कुछ और था। जब मैंने रेडियो ऑन किया तो किसी बच्चे की धीमी बांसुरी बजने लगी। कहीं ये वही नहीं जिसकी बात बुढ़िया कर रही थी? सोनू बोला। मैंने कहा, नहीं, ये आवाज अब हमारे साथ है। हमारे साथ? हाँ, अब हम वाहक बन चुके हैं, उस ध्वनि के, उस मुक्ति के, और शायद किसी और कहानी के। बक्सा अब भी पीछे था, बंद, शांत, लेकिन अब उसके चारों ओर सफेद धागे बन चुके थे, अपने आप से। शायद अब कोई नई तस्वीर बनने जा रही थी, और उसके रंग हमारी सांसों से तैयार होंगे। इस बार कहानी आपको एक ऐसे गांव की ओर ले जाएगी जहां नाम लेना मना है, जहां बोलने से परछाइयां जागती हैं, और जहां हर आवाज का अपना वजूद है। घाटी पार करने के कुछ घंटे बाद हम एक शांत इलाके में पहुंचे। ना कोई ट्रैफिक, ना आवाज, बस हरियाली, कुहासा और चुप्पी। हमारे जीपीएस में एक जगह दिख रही थी, निब्रह्मा गांव। नाम ही अजीब था। न ब्रह्मा यानी कोई सृजन नहीं, कोई शुरुआत नहीं। सोनू बोला, भैया, इस गांव का नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना, नक्शे में भी नहीं होता आमतौर पर। मैंने कहा, शायद आज तक इसे कोई ढंग से देख ही नहीं पाया होगा। हमने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। गांव एक कच्चे रास्ते पर था, जहां कोई साइन बोर्ड तक नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, जो बोलेगा वो खो जाएगा। मैंने बक्से की ओर देखा। अब उसमें से हल्की धूप जैसी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई चित्र बनने वाला हो। हम दोनों उस गांव की ओर बढ़े। रास्ते में ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, हर घर बंद, हर दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में जगह छोड़ी हो। लेकिन सबसे अजीब बात, हमें अपनी ही सांसों की आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे ये गांव सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। सोनू ने अचानक धीमे से कहा, भैया, डर लग रहा है। और तभी कुछ हुआ। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, हवा थम गई। फिर कुछ भारी सा हमारे दाएं कानों के पास फुसफुसाया, डर। हमें मिल गया। हमने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। सामने एक झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। उसके भीतर एक दर्पण था, मगर उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। मैं अंदर गया। दीवारों पर कुछ चित्र थे, ऐसे इंसानों के चेहरों के जो मुंह से चीख रहे थे, लेकिन उनके मुंह बंद थे। एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सफेद, जैसे देख नहीं सकती। लेकिन उसने कहा, तुम दो लोग चुप क्यों नहीं रहते? मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन सोनू ने मेरा हाथ दबाया। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने अपने शब्द बाहर बोले, अब वो आवाज तुमसे बड़ी हो गई है। मैंने सोचा कि ये क्या मतलब हुआ। तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरे ही लहजे में कहा, अब क्या मतलब हुआ? मैंने पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज गूंजती रही। मेरी ही आवाज, मगर भारी, डरावनी। अब हम समझ चुके थे, यहां बोली हर बात एक स्वतंत्र परछाई बन जाती है, और अगर तुम ज्यादा बोलो तो वो परछाई असली बनकर तुम्हें निगल जाती है। मैंने जेब से बांसुरी निकाली। बूढ़ी औरत चिल्लाई, नहीं, यहां कोई सुर नहीं गूंजता, सुर यहां बांध लेते हैं। पर तब तक देर हो चुकी थी। बांसुरी से एक धीमा सुर निकल चुका था। पूरे गांव में एक तेज कंपन हुआ। झोपड़ियों के भीतर के दरवाजे खुलने लगे। हर खिड़की से अदृश्य आकृतियां बाहर आने लगीं, काली, धुएं सी, बिना चेहरों के। और हर आकृति कुछ बोल रही थी। हमारे बोले गए शब्द। कोई चिल्ला रहा था, डर लग रहा है। कोई कह रहा था, अब क्या मतलब हुआ? कोई पूछ रहा था, क्या हम वापस जा पाएंगे? हर वाक्य जो हमने कभी बोला अब हमारे खिलाफ जिंदा हो गया था। मैंने बांसुरी को जोर से फूंका, मगर इस बार आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने मेरी सांस को भीतर ही रोक लिया हो। सोनू ने मुझसे बिना बोले इशारा किया, पीछे भागने का। हम दोनों गांव से बाहर भागे, लेकिन जितनी तेजी से हम दौड़े, उतना ही गांव लंबा होता गया। एक ही रास्ता बार बार दोहराने लगा, हर मोड़ वैसा ही, हर पेड़ का तना एक सा। हम फंस गए हैं, सोनू ने पहली बार जोर से कहा, और फिर वही हुआ। उसकी आवाज अब हवा में तैरने लगी। हम फंस गए हैं, हम फंस गए हैं। और तभी बक्सा, जो अब भी ट्रक में था, उसकी लकड़ी टूटने जैसी आवाज करने लगी। हम एक पेड़ के नीचे रुके। मैंने जेब से बांसुरी निकाली
और अपने मन में सिर्फ एक बात कही, मुक्त करो। मैंने बांसुरी बजाई, बिना शब्द, बिना सुर, बस हवा की सांस। और उस क्षण गांव की सीमाओं में बंधी परछाइयां एक एक कर चुप होने लगी। बूढ़ी औरत का चेहरा हमें फिर दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी। अब समझ गए, उसने बिन बोले कहा। हम चुपचाप गांव की सीमा पार कर गए। ट्रक वहीं खड़ा था और बक्सा अब भी वहीं था। अब उसकी सतह पर एक नई तस्वीर उभर रही थी, हमारी। मैंने कांपते हाथों से उस तस्वीर को छुआ। इस बार कोई आत्मा नहीं निकली, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में सिर्फ इतना सुनाई दिया, तुम अब सिर्फ ड्राइवर नहीं रहे, तुम अब कहानियों के रक्षक हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सड़कें भी सांस लेती हैं, कि हर गांव, हर घाटी, हर चुप्पी अपने अंदर कोई बात दबा कर रखती है, और अगर तुम रुक गए और उसे सुन लिया तो तुम उसका हिस्सा बन जाते हो। निब्रह्मा गांव छोड़ने के बाद हमने ट्रक सिलीगुड़ी की तरफ मोड़ दिया। अब सूरज ढल रहा था। वो पहाड़ी शाम जब धुंध और नारंगी रोशनी आपस में घुल जाती है। हमारी बॉडी थकी थी, लेकिन मन उससे ज्यादा। रात के ठीक 8:30 पर हम एक जगह पहुंचे। नाम मुझे अब तक याद है, मंगपू। बहुत कम लोग जानते हैं इस नाम को। छोटा सा पहाड़ी इलाका, कुछ घर, कुछ धुएं से ढके पेड़ और एक पुराना शिव मंदिर जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। मैंने ट्रक रोका। रोड के किनारे कुछ लकड़ी के बोर्ड लगे थे जिनमें लिखा था, मंदिर की सीमा में रात को प्रवेश वर्जित है। सोनू ने पूछा, भैया हम यही रुक रहे हैं क्या? मैंने कहा, टायर गर्म हो गए हैं, थोड़ा ठंडा होने दो, तब तक मंदिर तक जाकर आते हैं। अंधेरा तो है, पर देख लेते हैं बस बाहर से। हम दोनों ट्रक से उतर गए। हमें एक झोपड़ी दिखी जिसमें चूल्हे की रोशनी थी। एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें धुआं नहीं छोड़ रही थीं, बल्कि जैसे कोई बात सालों से अंदर दबी हो। मैंने पूछा, बाबा मंदिर यही है? उसने बिना देखे कहा, हाँ है, लेकिन वहां जो है वो देवता नहीं, वो किसी ने बनाया है। मतलब? हर मंदिर भगवान का नहीं होता बेटा। कुछ जगहों पर लोग भगवान का नाम लेकर कुछ और बिठा देते हैं। उसकी पूजा करो या मत करो, वो ध्यान देता है। मैंने देखा कि उसकी बीड़ी की राख अपने आप जमीन पर सीधी खड़ी हो गई थी। सोनू डर के मारे पीछे हो गया। मैंने बाबा को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता संकरा था और दोनों ओर नीम के पुराने पेड़ थे। हवा अब हल्की सी झनझनाने लगी थी। मंदिर के करीब पहुंचे तो देखा एक बड़ा सा त्रिशूल जो पत्थर में गड़ा हुआ था, और नीचे एक पत्थर पर सिंदूर से लिखा था, जो यहां तक आया वो खुद को पीछे छोड़ दे। मैंने और सोनू ने एक दूसरे की तरफ देखा।